अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइजेशन पीएचसी क्लासेस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है जो प्राचीन भारत का, वो है मोहनजोदड़ो। इसको मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। ये जो बच्चों मोहनजोदड़ो है, एक अभी बीच में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो। वो मूवी थी, आपने देखी होगी, तो काफ़ी हद तक आपको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया था। वो तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ वहाँ की जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उससे भली भांति अपन को अवगत कराया गया था। यदि आपने वो मूवी देखी नहीं है तो एक बार वो मूवी आप अवश्य देखिए। उससे आपकी एक पृष्ठभूमि बनेगी। आपको थोड़ा सा क्या, देखो, जो चीज़ हम विजुअल रूप में देखते हैं तो वो चीज़ें अपन को कुछ ज़्यादा मात्रा में याद रह पाती हैं और बहुत अच्छा अपन परफॉर्म भी कर पाते हैं। इसलिए एक बार मूवी देख लेना आप, तो क्या काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कट हो जाएंगी। तो चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, इसको मृतकों का टीला भी बोलते हैं। मृतकों का टीला ऐसा क्यों बोलते हैं? मृतकों का टीला बच्चों इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कब्रें हैं, कब्रगाह जो हैं, ठीक है, वहीं पर हमको मिले हैं। जब खोज हुई थी तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कब्रें हमको यहाँ पर देखने को मिली। इसलिए हमने इसको, जो विद्वानों ने थे, लेखकों ने, इसको नाम क्या दे दिया, मृतकों का टीला। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो ये सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि कौन से स्थान पे है। तो यह है बच्चों स्थान जो इसका पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में, पाकिस्तान सिंध के लरकाना जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है बच्चों मोहनजोदाड़ो? तो मोहनजोदाड़ो स्थित है पाकिस्तान के लरकाना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछता है बहुत बार बच्चों की, इसकी खोज किसने करी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? राखालदास बनर्जी ने। कब करी थी? 1922 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है प्री में, ठीक है, प्री लेवल क्वेश्चन है कि इसकी खोज किसने कर दी। जब अपन मेंस में भी शॉर्टकट सवाल यदि अपन इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हमको यही लिखना पड़ेगा, इसका स्थान और इसके खोजकर्ता। तो राखालदास बनर्जी ने। बच्चों, इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, मैंने बनाई है। तो इसको याद रख लो आप, मोर। मो से मोहनजोदाड़ो और रा से राखालदास बनर्जी। ठीक, तो ये आपको क्या, काफी दिनों तक ये चीजें क्या रहेंगी, याद रहेंगी आपके माइंड में। तो आपको क्या, भूलेंगे नहीं इतनी आसानी से। अब बच्चों इसके अपन आगे चलते हैं कि मोहनजोदाड़ो की स्थिति परिस्थिति कैसी थी। सबसे पहले तो बच्चों अपन इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो पूछा जाता है, विशाल स्नानागार। क्या बच्चों? विशाल स्नानागार, यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया है। स्नानागार मीन्स वॉशरूम, बाथरूम, नहाने के लिए जो अपन यूज करते हैं, तो बाथरूम। उसमें क्या है, अंदर की ओर पक्की ईंटों से निर्मित क्या है, एक सिंधु सभ्यता की सबसे सुंदर कृति है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, पकी हुई ईंटें। ज्यादातर जो प्राचीन भारत के लोग थे, ये मिट्टी, पत्थर, इसका यूज करते थे नॉर्मली, लेकिन पकी हुई ईंटों का उपयोग करना एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि वो लोग काफी मात्रा, आज की सभ्यता से बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। क्योंकि हम यदि नगरीकरण देखते हैं 6वीं शताब्दी के लगभग भी, अपन अपने से अनुमान लगा लो बच्चों कि अपने पहले गांवों में घर कैसे थे, मिट्टी के। उनको इतना नॉलेज नहीं था कि हम पकी ईंटों का यूज करें। मिट्टी के घर बनते थे, मिट्टी की ईंटें थी, वो भी कच्ची ईंटें। पकी ईंटों का यूज हम आज कर रहे हैं, लेकिन आज से हजारों लाखों वर्ष पहले वो लोग पकी ईंटों का यूज कर चुके थे। कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हैं बात? तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे होता है कि यह विशाल स्नानागार यहाँ पर 22 से पकी ईंटों की बात करी गई। यह पूरी जो इमारत है 108 फीट लंबी, जो जैसे ये ऐसा स्नानागार। तो बच्चे इसकी हम हाइट देते हैं, तो ये जो है विशाल स्नानागार, तो 108 80 फीट लंबा, यानी कि हम बात करें इसकी लंबाई की, तो 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा है। यानी कि इसकी हम विथ की बात कितनी करें बच्चों, ये हमारी विथ है, ये हमारी फीट में हाइट।
तो 180 फीट लंबा और 160 फीट चौड़ा है। इसके मध्य में एक तालाब है, जो विशाल स्नानागार है, तो इसके मध्य में एक तालाब है, यहाँ पे बीचों बीच ऐसे। देखो सबसे पहले तो आप ये बता दूं मैं कि जो चारों ओर का जो रीजन बनाया गया है, तो ये पूरा हमारा क्या है, स्नानागार यानी कि वॉशरूम है, और बीच में एक तालाब है। तालाब की हम बात करें तो इसका जो आकार है 11.89 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर चौड़ा। अब फैसिलिटी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इनने क्या बनाया, बीच में यहाँ पे इनने तालाब बना दिया, अब चारों तरफ विशाल स्नानागार बना दिया, यानी कि आप यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से नहा के आओ और यहाँ पे आप जो है अपना सब काम कर सकते हो, या फिर पानी ले लो, पानी से ला के आप यहाँ नहा सकते हो। स्नानागार है ना, बाथरूम तो है ही। यदि आप तालाब में घुस के नहाना चाहते हैं, यानी कि स्विमिंग पूल का आनंद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई, जिससे आप तालाब के अंदर भी जा करके स्नान कर सकते हैं, या फिर तालाब से पानी को बाहर लाकर स्नान कर सकते हैं, आपकी जैसी भी सुविधा हो, जैसे आपको अच्छा लगे। तालाब में जो था तल तक पहुंचने के लिए नॉर्थ और साउथ, यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी, यानी कि उत्तर में भी और दक्षिण में, दोनों ओर से क्या बनाई गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी। तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली बनाई गई थी, जिनमें से तालाब का गंदा पानी, सोचो आपकी फैसिलिटी देखो, जो अपन स्विमिंग पूल दे देखते हैं आज का, स्विमिंग पूल में भी रहता है एक नाली बना दी जाती है, जिससे स्विमिंग पूल का पूरा पानी बाहर चला जाए। तो उस तालाब में भी इन्होंने क्या बनाई गई, एक नाली बनाई थी साइड से, जिससे जैसे पानी जब गंदा हो जाता था तो इसको, यह पानी इस नाली के माध्यम से क्या हो जाए, इस नाली के माध्यम से इस पानी को बाहर किया जा सके, गंदा पानी को। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कृति है, जो हमको मोहनजोदाड़ो में देखने मिलती है, जिसका नाम क्या है बच्चों, विशाल स्नानागार। यदि यूपीएससी में इसकी हाइट ही पूछ सकता है कि इसकी कितना लंबा, तो 180 फीट, 180, 108 ऐसे याद रख लो। याद करने के लिए कैसा है, यहाँ पे क्या है बच्चों, 108, ठीक है। अब यहाँ पे 0 को यहाँ मूव कर दो और 8 को यहाँ पे मूव कर दो, तो इसकी क्या हो जाएगी हाइट, और विड्थ में करेंगे तो इस 0 को कहाँ ले आए अपन, इस 0 को यहाँ ले आओ और इस 8 को यहाँ ले आओ। तो याद 108 विड्थ लंबी है और 180 जो फीट जो है इसकी लंबाई है, और 108 फीट विड्थ लंबी क्या है इसकी चौड़ाई। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। आगे अपन चलते हैं। तो जो अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया है, सॉरी ये हमारा स्नानागार कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें एक यहाँ पे इसकी सेकेंड जो अन्नागार, ये भी क्या है, विशाल अन्नागार। तो अन्नागार में हम देखते हैं कि ऐसा बना हुआ है अन्नागार। आपने गांवों में देखा होगा, छोटे छोटे कुठले टाइप से बनते हैं मिट्टी के, ऐसे गोल गोल, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या रहते हैं, ये जो मिट्टी के बनाए जाते हैं। ड्रम देखा है आपने, ड्रम, ड्रम के जैसे लंबे लंबे बनाए जाते हैं, ऐसे गोल आकार यानी सर्किल में। और फिर नीचे क्या होते हैं, इसमें एक छोटा सा होल कर दिया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, अनाज को निकाल पाते हैं। ऊपर में क्या करते हैं, उसमें अनाज क्या करते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। आज जब निकालने की बारी आती है तो अपन उसमें से अनाज को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी विशाल अन्नागार, यानी कि यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे अन्नागार, जो छोटे छोटे अन्नागार थे, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पाए गए। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया था, बड़ा चबूतरा। अब इसमें जैसे ये जो मैंने बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे 27 प्रकोष्ठ पाए गए पूरे विशाल अन्नागार में। ऐसे ऐसे कितने बच्चों, कितने प्रकोष्ठ है, तो 27 प्रकार के प्रकोष्ठ यहाँ पर पाए गए हैं, 27। अब अपन आगे देखते हैं, ये जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार था, मतलब इससे बड़ा अन्नागार अपन को, हमको सिंधु सभ्यता में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या थी कि इसके अंदर क्या था, इसकी जो फैसिलिटी थी, इसमें 27 प्रकोष्ठ थे, यानी कि विभिन्न प्रकार का मिश्र भी अपन अनाज रख सकते थे, अलग अलग प्रकार का भी अनाज यहाँ पर क्या कर सकते थे अपन, रख सकते थे। और इसमें फैसिलिटी में जो था, सबसे ज्यादातर इसके चारों ओर क्या बनाया गया था, चबूतरा बनाया गया था। अब आप सोचोगे कि सर चबूतरा क्यों बनाया होगा। देखो बच्चों, चबूतरा बनाने का उद्देश्य ये था कि इसके यहाँ पर जैसे मान लो इसके नॉर्थ में कहते हैं चबूतरा। अब ये चबूतरे में क्या था, जैसे यदि मान लिए ऊंचे हैं, तो इस चबूतरे में से चढ़ करके इसमें अनाज में जो अन्नागार बनाए गए थे, प्रकोष्ठ थे, इनमें अन्न डाला जाता रहा होगा, इसलिए इन्होंने चबूतरों का भी निर्माण किया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा, विशाल अन्नागार। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलता है, पुरोहित आवास।
जो हमारा स्नानागार जो हमारा मिला विशाल, उसके पास ही छोटा सा एक यहाँ पर क्या बनाया गया है, पुरोहित आवास। पुरोहित मतलब क्या होता है बच्चों, जो पूजा पाठ कराते हैं पंडित जी, ठीक है। तो पुरोहित, इसमें एक विशाल ये जो है 70 फीट लंबी और 23, इसकी जो लंबाई हम देखते हैं तो 70 फीट लंबी और 23 फीट ये चौड़ी। अब ये कैसे बनाया, इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि देखो पास में क्या है, हमारा बाथरूम है, यहीं पर हमारा तालाब है, तो उन्होंने सोचा होगा ब्राह्मण का आवास यहीं पर बना दो, तो भाई यहाँ से पंडित जी उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे और यहाँ से अपनी पूजा पाठ स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा सोच करके उन्होंने ब्राह्मण आवास कहाँ पर बनाया होगा, इसके पास बनाया होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही बहुत पूछता है कि पुरोहित आवास कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है बच्चों, यहीं से, मोहन जोदाड़ो से। आगे हम यदि बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी अन्य भी वस्तुएं मिली हैं, छोटी छोटी वस्तुएं मिली हैं, लेकिन अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको कवर कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है जी, कभी कभी क्वेश्चन उनसे भी बन जाता है। लेकिन तीन जो है इंपॉर्टेंट को, यही है हमारी विस्लाला स्नानागार, अन्नागार और पुरोहित आवास। इसके बाद अपन देखते हैं बच्चों मृतकों की गली, यानी कि एक रोड वहां पर देखते थे, जो रोड जो था उसमें क्या किया जाता था, उसके आजू बाजू जो डेथ पर्सन होते थे, डेथ व्यक्ति होते थे मृत, तो उनको क्या करते थे, उनको एक सीरियल वे में, लाइन वे में क्या करते थे, उनको दफनाया जाता था। तो इसलिए उसका नाम क्या दे दिया, मृतकों की गली। जब उसकी खोज हुई तो वहां पर जब उन्होंने खुदाई करी तो वहां पे क्या पूरे शव मिले, ठीक है, और उनको समाधान बहुत ज्यादा मात्रा मिले, तो उनको लगा होगा लेखकों की मृतकों की गली है, इसलिए इसको नाम मृतकों की गली दे दिया। इसके बाद गोमेद जानते हैं आप, गोमेद, गोमेद एक रत्न होता है, तो उस गोमेद के रत्न से बना हुआ एक हार मिला है वहां से, यानी कि वो लोग गोमेद का भी, रत्न का, विभिन्न प्रकार के रत्न, माणिक की, हीरे जवाहरात का यूज करना जानते थे। आगे देखते हैं बच्चों, तो एक चांदी की अंगूठी, सिल्वर की अंगूठी जो वहां पर मिली है, यानी कि वो लोग चांदी से भी जो थे, चांदी का उन लोग को विज्ञान था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि मोहनजोदड़ो में चांदी का, मोहनजोदड़ो के चांदी से परिचित थे क्या, तो अपन एकदम से कंफ्यूज होते, चांदी हुई होगी कि नहीं होगी, फिर अपन क्या करते हैं, अपना माइंड क्या होता है, सोचता है कि अरे हम वहां से ये मिला है, ये मिला। तो बच्चों चांदी का ज्ञान था उनको, तभी तो चांदी की अंगूठी मिली। तो ये जो धातु जो रहती है ना, धातु जो रहती है बहुत ज्यादा मात्रा में पूछी जाती है पेपर में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं कि मिला होगा कि नहीं मिला होगा। इससे एक लोहा का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, वो कई बार पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहा से परिचित थे या लोहा से परिचित नहीं थे, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं कि उसमें एक चांदी की डिब्बी में एक लाल कपड़े, एक छोटा सा कपड़ा है और एक चांदी का वो जो बॉक्स चांदी का, उसमें लाल कपड़ा रखा हुआ मिला, इससे क्या पता चलता है, ये हो सकता है कोई पूजा वूजा वो लोग करते होंगे तो उसके हिसाब से उस कपड़े को उन्होंने एक पूजा के हिसाब से, क्योंकि छोटा सा कपड़ा डिब्बी में रखने का मतलब क्या है, आज भी तो अपन छोटे छोटे कपड़े रखते हैं ना, क्यों, क्योंकि अपन उसका एक थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ा होती हैं वो चीजें, तो अध्यात्म से जुड़ी हुई होंगी इसलिए उन्होंने रखा होगा। तो इससे अपन को ये साक्ष्य मिलता है कि लोग कपड़े से भी अच्छी तरीके से भली भांति परिचित थे, हमारा जो क्वेश्चन बनेगा। फिर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट, कांसे की एक मूर्ति मिली नर्तकी की, जो क्या होता है, एक नर्तकी नृत्य कर रही है और उसी वेशभूषा में एक कांसे की हमको मूर्ति मिली है। इसके अलावा बच्चों वहां से क्या मिला है, तो एक पत्थर की, एक योगी पत्थर की योगी की मूर्ति मिली है, एक योगी साहब है जो क्या किए हैं, ऐसे बैठे हैं योग मुद्रा में, और वो मूर्ति कहे की है, पत्थर की है, वो भी मिली है। इसके अलावा सीप का बना, सीप जानते हैं आप, सीप जो समुद्रों में पाई जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप से रहती है ऐसे, और इसका अंदर का पार्ट जो रहता है दबा हुआ रहता है, सीप इसको बोलते हैं। तो ये सीप का बना हुआ यहाँ पे क्या मिला है, पैमाना, पैमाना मतलब कोई भी एक ऐसा यंत्र जिससे मीटर होते हैं ना कपड़े अपने मापने के लिए, तो वैसे ही मापने के लिए पैमाना मिला है। फिर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पशुपतिनाथ। एक मुद्रा में तीन सिर वाले देवता, एक है यहाँ पे ये सिर है, एक ये सिर है, एक सिर ये है, यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं ये। तो ये एक मुद्रा में है और इनके तीन सिर का वर्णन बताया गया है, तो माना जाता है कि आदि शिव होंगे, क्योंकि आदि शिव का भी तीन मुख होते हैं ना, तो इस मूर्ति की तुलना की गई है आदि शिव से, कि लोग आदि शिव से भी परिचित थे। इसके अलावा बच्चों अपन देखते हैं गुड़िया, गुड़िया जिसको बोलते हैं, फिर मनका, मन का मतलब छोटे छोटे वो होते हैं ना, गुड़िया टाइप से होते हैं जिनमें अपन धागे पिरो के माला बनाते हैं, तो
उसमें उनको गुड़िया बनाने के कारखाना मिला है, यानी कि सौंदर्य की विषय वस्तु से लोग बहुत ज़्यादा अवगत थे। इसी के बावजूद इन्होंने क्या करते थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुड़िया मतलब बनाने का पूरा कारखाना ही इन लोगों ने बना के रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में इनका निर्माण किया जाता था। तभी तो इन्होंने कारखाना बनाया। छोटे मोटा यदि यूज होता होगा तो कारखाने की बनाने की जरूरत इतनी ज़्यादा है नहीं, तो गुड़िया बनाने का कारखाना मिला। इसके अलावा बच्चों लिपस्टिक भी मिली है, ठीक है। लिपस्टिक का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो बच्चों अभी अपन यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में जो अपन ने पढ़ा, मोहनजोदाड़ो से अपन के जो क्वेश्चंस बनते हैं मेन तो स्थान, खोज और ये जो दो टॉपिक बताए स्नानागार और अन्नागार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। और बच्चों इसके अलावा इसका नाम है मृतकों का टीला, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मृतकों की ही स्थिति जो है पाई जाती है, यानी कि मृत चीजें यहाँ पर ज्यादा पाई गई हैं और ज्यादा देखने को हमको मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कैसा रहा आज का वीडियो, आपको पसंद आया? यदि आपको पसंद आया हो बच्चों तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद कमेंट करें। यदि आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, खराब लगा तो भी कमेंट करें, और जो समझ में नहीं आया तो कमेंट करना ही है कि सर हमारा हमसे ये टॉपिक हमारे बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। तो उस टॉपिक को मैं क्या करूँगा बच्चों, एक बार और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये इस वीडियो को क्या करना, आपको एक बार में समझ नहीं आता तो एक बार और देखें, दो बार देखा ना तो आपसे ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। और यदि आपने पहले के हमारे वीडियो नहीं देखी तो गर्ग स्पेशल क्लासेस सर्च करें यूट्यूब में, और प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। तो उसमें बच्चों मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया हुआ है, मैंने ताम्रपाषाण से लेकर के मैंने आद्य ऐतिहासिक काल सब पढ़ाया हुआ है मैंने। तो आप स्टार्टिंग से देखो तो क्या है, आपका बेस बनेगा, आपकी हिस्ट्री पढ़ने की एक समझ विकसित होगी, ताकि चीजें आपको यदि एक बार आपकी समझ में आ गया ना तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं, और चीजें आपको भूलेंगी नहीं। बस करना क्या है, एक या दो बार आपको वीडियो देखना है। ये आपको नोट्स नहीं बनाना मत बनाओ, बस वीडियो देखते जाओ 2-3 बार, तो क्या आपके सीधे सीधे दिमाग में उतरती जाएंगी चीजें। ठीक है बच्चों, तो आपको बस वीडियो देखो और नोट्स बनाओ, और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और इस लेक्चर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करो। ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर पढ़ाई में यूट्यूब में कंफ्यूज हो रहे हैं, यूट्यूब से किससे पढ़ें किससे नहीं पढ़ें, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने सीरियल से सब पढ़ाते जा रहा हूँ। हमारा ग्रुप भी है, उसमें भी और ज्वाइन कर सकते हैं आप, फेसबुक में भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई को एक नया आयाम मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर में मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चों।